नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मसले पर कांग्रेस की ओर से रविवार को हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि हम केंद्र की बीजेपी सरकार के आईटी ईडी से नहीं डरते। वो मुझे 55 घंटे पूछताछ करें या 5 साल पूछताछ कर लें। उन्होंने कहा कि जिसको डर होता है उसके अंदर नफरत पैदा होती है। हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और भविष्य का डर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं। ये लोग दूसरों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आम नागरिक मुश्किल में है। जीएसटी ने छोटे कारोबारियों को खत्म कर दिया है और रोजगार इन्हीं से मिलता है। आप पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं बताता हूं कि 70 साल में कांग्रेस ने ऐसी महंगाई कभी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकती थी। हमारे लिए सरकार ने रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। देश की हालत आपको दिख रही है। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपसे नहीं छुपाया जा सकता है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। सही है? आपको लग रहा है कि नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है। सही है ना? नफरत किसको होती है? भाइयों और बहनों, नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाइयों और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। नोटबंदी से गरीबों का फायदा हुआ?
गरीबों की जेब से पैसा निकाला, गरीबों को कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, और फिर कुछ ही महीनों बाद आपने देखा कि जो आपके जेब में से पैसा निकाला गया था, लाखों करोड़ रुपए, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, किसान के खिलाफ 3 काले कानून लाएंगे, कहेंगे कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। अगर किसानों के फायदे के लिए है तो फिर पूरे देश में किसान क्यों खड़ा है, सड़कों पे क्यों उतरा है और आपके खिलाफ क्यों खड़ा है? ये 3 कानून किसानों के लिए नहीं थे, ये 3 कानून उन्हीं 2 उद्योगपतियों के लिए थे। और हिंदुस्तान के किसान को यह बात एकदम समझ आ गई, इसलिए हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का किसान सड़क पे आके खड़ा हो गया और उसने नरेंद्र मोदी जी को अपनी शक्ति दिखा दी। यही बात जीएसटी के साथ हुई। कांग्रेस पार्टी एक दूसरी जीएसटी लाना चाहती थी, बीजेपी ने जीएसटी को बदला, 5 अलग अलग टैक्स और जबरदस्त चोट। जो छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन पर चोट मारी। और आज हालत क्या है? और यहां स्टेज से बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि अगर देश चाहता भी है तो देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से भरत सिंह प्रजापति हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ पाठक साहब जुड़ेंगे, सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले भदौरिया जी, आप ही के पास आऊंगा। बड़े सवाल उठा दिए हैं राहुल गांधी ने आज। नफरत, डर, क्रोध, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही थी आज राहुल गांधी की पूरी रैली, और सीधा अटैक था बीजेपी पर। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने देखा होगा आज कि जिस तरह से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए एक नापाक कोशिश फिर हुई है। राहुल गांधी को इतने सालों से प्रोजेक्ट कर रहे थे मगर वो स्थापित नहीं हो पा रहे। दोबारा कांग्रेस ने फिर एक, जो कहते हैं कि ना, कि फिर एक अंतिम कोशिश फिर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए करी गई है। बाकी ना तो ये महंगाई के मुद्दे पे कोई बात थी। महंगाई के मुद्दे पे अगर इन्हें बात करनी होती तो ये सदन में करते। सदन में इन्होंने एक दिन भी चर्चा नहीं करी है। सदन छोड़ के भाग जाते थे ये, या सदन में आके हंगामा मचाते थे। कभी सदन चलने नहीं दिया है। तो महंगाई की चर्चा, किसान की चर्चा, ये तो सदन में होती है ना। सदन में आप करिए चर्चा, कभी नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें सदन में चर्चा करना ही नहीं है। आज कहा ना उन्होंने कि सदन में तो हमें बोलने ही नहीं दिया जाता। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है कि बोलने नहीं दिया जाता या बोलना नहीं चाहते हैं। जब सदन चलती है तो ये शुरू से ही हंगामा शुरू कर देते या सदन छोड़ के भाग जाते। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप सदन से भागिए या सदन में आप अपनी बात मत रखिए, मगर इनको बात करना ही नहीं आता। राहुल गांधी कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी तो एक राजकुमार है। चांदी की चम्मच लेके वो पैदा हुए हैं। एयर लिफ्ट किया कांग्रेस ने उनको। तो वो राजनीतिक बिल्कुल नहीं है। ये मैं दुनिया जानती, मैं भी कह रहा हूँ आपको, दुनिया जानती कि राहुल गांधी राजनीतिक नहीं है और ना ही उन्हें कोई राजनीतिक सोच है उनके अंदर, ना ही उनके अंदर कोई नीति है। वो सिर्फ सोच शराबा करना जानते हैं। मगर कांग्रेस फिर भी बार बार कोशिश यही करती है कि राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट किया जाए। राहुल गांधी जब से अध्यक्ष बने हैं 49 इलेक्शन इनके सानिध्य में हुए। कितने जीते हैं? सारे के सारे हारे। कोई 7-8 इलेक्शन जीते हैं। फिर भी कांग्रेस कह रही कि राहुल से अच्छा कोई नहीं है। वो राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत, वो तो यहाँ तक आ जाते हैं
कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई सामना कर सकता है तो राहुल गांधी ये है और कुछ है नहीं। भदौरिया साहब, आज की रैली में महंगाई को लेकर भी लगातार राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान आवाज़ उठाई है और ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी लोगों को दिखती है कि इस वक्त जो महंगाई का आलम है उससे गरीब से लेकर आम आदमी तक परेशान है, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनके रेट लगभग इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि आम आदमी की खरीद से बाहर होता जा रहा है मामला। इसको तो आप मानेंगे या इसको भी नहीं मानेंगे? बिल्कुल है, इसको हम क्या सभी मानेंगे, सरकार भी मानती महंगाई है, मगर महंगाई के कारण क्या है ये भी सोचना चाहिए ना कि 2 साल हमारे यहाँ कोरोना रहा, महामारी रही, सरकार के आय स्रोत टोटल 2 साल बंद हो चुके थे, मगर सरकार ने कभी किसी की सैलरी नहीं रोकी। तो सरकार के जितने कर्मचारी हैं कभी सैलरी नहीं रोकी गई है, ना ही सैलरी उनकी कट करी गई है, ना ही सरकार के जितने विकास कार्य चल रहे थे उनको बंद किया गया है। और तो और 80% देश की जनता, जो हमारे 140 करोड़ जनता है इस टाइम हमारे भारत की, उसमें से 80% जनता को 2 साल फ्री ऑफ खाद्यान्न बांटा है। तो ये सरकार का ही तो पैसा लगा है, कहीं से आ नहीं गया है। और पूरे हमारे देश को, इतनी जनता को जो कोरोना का जो डोज लगाया गया है, डबल लगाया, अभी तो जो है ना बूस्टर डोज भी लग रहा है, तो ये भी, इसका भी कोई खर्चा हुआ होगा इतनी जल्दी जो हम लेके आए थे, तो ये सरकार का ही पैसा तो लगा है। और फिर सबसे बड़ी बात आप क्यों नहीं देख रहे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखिए आप, आज बड़ी बड़ी वर्ल्ड की महाशक्तियां, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, फ्रांस हो, आज सारी शक्तियां जो है ना इस महंगाई के मारे बेहाल है, संभाल नहीं पा रही है देश को। मगर हमारे देश को जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, आप जान सकते हैं इस बात को। पड़ोसी राज्य आप देख लिए कि भूचाल मचा है, पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो, बड़े बड़े देशों में भूचाल मचा है महंगाई के मारे। इस कोरोना में ऐसा कौन सा देश है जो महंगाई की मार से तरफ तो नहीं हुआ है, मगर हमारा भारत फिर भी आज अपनी जगह पे खड़ा है, कोई कार बंद नहीं हुए। लौटूंगा मैं आपके पास, जवाब ले लेते हैं। भरत जी, आपने सुना ही होगा कैप्टन साहब क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन बड़ी बात ये कही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दोबारा से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे? आशीष जी, देखिए इनकी बातों में ही बौखलाहट नजर आ रही थी। जिस हिसाब से आज रामलीला मैदान के अंदर कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और इतने सारे लोगों की भीड़ जमा होकर एक हल्ला बोल महंगाई के ऊपर हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो एक सख्त आंदोलन और सरकार के विरोध में एक सख्त संदेश दिया है, उसी का ये इनका नतीजा है कि इस तरह की बातें बोल रहे हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, भाई बताइए कि आपने वैक्सीन कितना और किस तरह से बांटा, जरा बताएंगे भदौरिया जी? भदौरिया जी को नॉलेज है क्या इस चीज का? भदौरिया जी ये चीज बताइए, आपने 80% लोगों को राशन बांटा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये देश पूरा 80% गरीबों का देश था क्या? और आपने वो 80% राशन किस योजना के तहत बांटा, जरा आप देश को बताइएगा। आप अगर बात करते हो कि हमने कोई भी सरकारी योजना का काम नहीं रोका, तो क्या आपने लोगों का टैक्स छोड़ दिया था? क्या आपने लोगों से पैसा वसूलना बंद कर दिया था? आपने झंडा यात्रा के नाम पे 38 रुपए नहीं काट लिए गवर्नमेंट से अभी? आप ये बात मानिए। अगर उन्होंने एक बात मान ली भदौरिया जी ने कि भाई हम भी मानते हैं, सरकार भी मानती है, पूरा ठिकरा है कोरोना पे फोड़ रहे, अरे यही कोरोना पे फोड़ने से अच्छा आप अगर अपनी सरकार को ही कोसते तो आज जनता की हालत नहीं होती। भाई आप शुरुआत करिए देश की हालत। आपने जो सिस्टम से, अनप्लान से जो नोटबंदी का सिस्टम लेके आया, बताइए आपने काला धन का कितना हिस्सा दिया देश को? आपके लोग, आपके गोदी मीडिया वाले सब दिखा रहे थे नोट में चिप होगी, बताइए कौन से नोट में चिप निकली? आपका गोदी मीडिया, आपके प्रधानमंत्री बोलते थे काला धन सब, भ्रष्टाचारी सब आ जाएंगे, बताइए आपने कितने नाम उजागर किए? आज आप बात कर रहे थे स्विस बैंक की, उसमें कितने लोगों के आपने नाम उजागर किए? लिस्ट भी आ गई थी बीच में कुछ साल पहले, आपने वो लिस्ट भी की नाम दिखाए क्या? लोगों को बताए क्या आपने? आप बताइए बीजेपी के खातों में जो आपने वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला सिस्टम लेके आया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से कितना चंदा आपने अवैध लोगों से वसूला है बिना धमका कर? आपने बताइए ना, आप देश को नहीं बताएंगे। आज हमारे नेता एक लोगों की आवाज बनकर उभरे हैं, लोगों की आवाज
आवाज बनकर खड़े हैं। और आप बात कर रहे हैं सदन में नहीं बोलते, पूरा मीडिया दिखाता है, पूरा चैनल दिखाता है, पूरा आपका यूट्यूब चैनल दिखाता है, पूरा सोशल मीडिया दिखाता है। इतना आवाज अगर हमारे नेता लोगों के लिए उठा रहे, प्रधानमंत्री सुनते हैं, उसका जवाब देते। प्रधानमंत्री हर चीज को आप मजाक में उड़ा देते हैं, हंसकर उड़ा देते हैं। कांग्रेस पार्टी को एक अलग तरह, अब आप सोचिए आशीष जी, इनकी सोच क्या है आप सोचिए। एक लोकतंत्र का जो ढांचा बना हुआ है देश के अंदर, उस ढांचे को खत्म करना, कांग्रेस मुक्त भारत बताइए, मतलब ये तानाशाही वाले शब्द नहीं है क्या? आप प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण सुन लेंगे, उसमें महंगाई के मुद्दे पे आप कभी बोले, यही प्रधानमंत्री है। आप इनको भदौरिया जी से कहूँ, पिछले 5-6 साल के वीडियो अगर मिल जाएंगे तो आप देख लीजिएगा प्रधानमंत्री, यही हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, लौटूंगा मैं आप पे पाठक साहब। महंगाई भरत जी लौटूंगा आपके पास, पाठक साहब आपके पास आऊंगा। आज रामलीला के मैदान से एक बार फिर कांग्रेस ने हुंकार भरने का काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इस रैली के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की है कांग्रेस ने? कैसे देखते हैं आप बतौर विश्लेषक? देखिए, मैं इस रैली को मानता हूं कि ये एक पीआर एक्टिविटी महज है। अगर सचमुच में कांग्रेस पार्टी को चिंता होती महंगाई पे चर्चा करने की, बेरोजगारी पे चर्चा करने की, जीएसटी पे चर्चा करने की, तो अभी अभी हमारा मॉनसून सेशन जो था पार्लियामेंट का, वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। आप हम सभी जानते हैं, जब सरकार राजी हो गई कि मॉनसून सेशन में हम चर्चा करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो इन्होंने उस सेशन को हंगामे की भेंट क्यों चढ़ाया? आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। कांग्रेस पार्टी को जब सार्थक बहस करनी चाहिए थी, एक सशक्त लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना कांग्रेस पार्टी ने कभी उचित समझा ही नहीं। और देखिए, जिस पार्टी के लीडर को एक व्यवहारिक ज्ञान अभी तक नहीं आया है, कम से कम 1 दशक हो गया उनको राजनीति में, उससे ऊपर की उनकी लाइफ है, और जिसे कुछ व्यवहारिक ज्ञान नॉर्मल होता है, अगर आपका लिखित भाषण भी है तो आपका अपना जो कॉमन सेंस है आप उसका यूज करिए। आप आवाज में कुछ तकनीकी समस्या लग रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। कैप्टन साहब, जिस तरीके से आज कांग्रेस ने सवाल तो खड़े किए हैं, जवाब तो जनता को देना होगा जो सवाल खड़े हुए हैं, और लगातार अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो अब ये कहने लग गए हैं कि इस रैली के बाद और भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हो रही है उससे पहले ही बीजेपी बौखला गई है, और ये बौखलाहट अब उनके भाषणों के रूप में, उनके बयानों के रूप में नज़र आने लगी है। क्या वाकई में कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि बीजेपी कहीं अपने आप को प्रेशर में तो नहीं कोई महसूस कर रही, ऐसी कांग्रेस की जो अब गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर? कांग्रेस की गतिविधियां पहले, कांग्रेस जो भारत को बाद में जोड़ेंगे, पहले अपनी पार्टी को जोड़ लें। आपने जिस तरह से देखा होगा कि इनके एक एक नेता सब धीरे धीरे छोड़ के जा चुके हैं इनकी गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि इनके पास कोई नीति सही है ही नहीं। और राहुल गांधी ने इस शब्द पे बड़ा जोर लगाया है, मंच से मैं सुन रहा था टीवी के माध्यम से, कि देश को डरा रहे हैं, देश को जो है ना जातिवाद में बांट रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी, हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी देश में जातिवाद नहीं किया है। हमने सबको समान माना है। हमारे नेता का हरदम नारा एक ही रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। और इसी तरह से जब हमने कोई भी अगर विकास कार्य योजना लाते हैं और करते हैं तो उसमें जातिवाद नहीं देखते हैं। ये काम सिर्फ कांग्रेस ने किया है शुरू से। ये जो डर, क्रोध, नफरत शब्द बार बार प्रयोग किए उन्होंने, और बार बार उन्होंने ये कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं, आप पीडी के पास 55 घंटे छोड़िए, आप जितनी मर्जी देर बिठा कर रखिए। तो क्या ये कोई संदेश देने की उनकी कोशिश थी स्पष्ट तौर पर कि जो आप हमारे नेताओं को डर दिखाकर तोड़ रहे हैं या हमारी सरकारें तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम इससे डरने वाले नहीं हैं? क्या कुछ ऐसा ही संकेत था साफ तौर पर अगर हम बात करें तो?
एक तो आपने देखा होगा कि जब ईडी ने इनसे नेशनल हेराल्ड के बारे में पूछना चाहा तो किस तरह से इन्होंने ईडी के दफ्तर को जाके घेरा था। अरे स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, अगर आपने कुछ किया नहीं तो आपको डरने की कहाँ जरूरत है। आप बिल्कुल जाइए, जब वो बुलाए तब जाइए, उनके सामने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराइए, मगर जब किया है तो डरना तो पड़ेगा। आपने जिस तरह से नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को घुमा फिरा के अपने माँ बेटे के नाम किया है, तो ये आप सोचो कि ये देश छोड़ देगा, कतई नहीं छोड़ेगी, ये सरकार बख्शेगी नहीं। वो जो तो अभी आपने देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ ये तो अभी जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो होना बाकी है। अगर आप जो दावा कर रहे हैं कि इन्होंने किया है तो कोई साक्ष्य प्रमाण भी तो इस चीज़ के होने चाहिए। अभी तो हालांकि ये जांच का विषय है, जांच पूरी होने तक तो इसका इंतजार करना चाहिए कि नहीं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं आपको जानकारी देता हूँ। इसी केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जने बेल पे है। इस केस में जांच चल रही है, वो तो चल ही रही है। अरे साहब, मुझे पूरी जानकारी है और बेल पे हैं, ये पूरे देश को पता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कोई नई चीज़ बता रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आरोप लगता है, कोई भी अगर उसमें मुकदमा दर्ज होता है, कोई भी इंसान अगर बेल पर है, तो कोर्ट ने जब तक उसको गिल्टी होल्ड नहीं दिया तब तक का तो इंतज़ार करेंगे या नहीं करेंगे। मैं ये कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा या मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो राजनीतिक हो। मैं सिर्फ कानूनन प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। यही तो चल रही है, जांच एजेंसियां अपना काम ही तो कर रही है। चलिए ठीक है, तो ठीक फिर है, ये जांच क्यों डर रहे एजेंसियां हैं? अपना काम कर रही हैं। भरत जी, नहीं, जांच एजेंसियां जब इनसे सवाल पूछ रही है तो क्यों डर रहे हैं? ठीक है, क्यों उनको ठीक आके है, दिखाने उनके दफ्तर पे पहुंच ठीक जाते है। हैं। अब एक सुन ले मेरी, क्योंकि हाँ, मेरा बताइए 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 बताइए। जो बार बार उन्होंने कहा कि ये जाति में बांट रहे, हाँ। धर्म में बांट रहे। हमने 8 साल की सरकार में कभी जाति की बात करी है? मगर कांग्रेस पार्टी ने हरदम जाति धर्म की बात करी। जब देश को आजाद हुआ उस टाइम इन्होंने जो है ना, जो कानून बना था, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान में कहीं भी सेकुलर शब्द नहीं था, मगर इमरजेंसी लगा के इन्होंने संविधान में चेंजिंग करके और सेकुलर शब्द डाला। तो ये किसने बांटा जाति धर्म में? हमने तो नहीं बांटा। सेकुलर शब्द लाने की जरूरत कहाँ थी संविधान में? वो इन्होंने कराया, संविधान को बदलवाया। उसके बाद भी इन्होंने अल्पसंख्यक जो है ना एक आयोग बनवाया। क्यों भाई, हिंदू आयोग क्यों नहीं बनवाया? उसको भी बनवा देते, मगर अब अल्पसंख्यक आयोग जरूर बनवाया। उस पर भी मन नहीं भरा तो फिर आरक्षण में बांट दिया जातियों को। ये ओबीसी है, ये एसटी है, ये सामान्य है, आप इसमें बांट दिया। किस हमने तो नहीं बांटा। ये सब आपके ही कार्यकाल के किए हुए हैं। जो आज एक पढ़ा लिखा लड़का जो 90% मार्क लेके आता है वो चपरासी में भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, और 30% वाला जो जवाब ले लेते हैं, तो ये किसने जवाब ले लेते हैं। तो नहीं किया। भरत जी, सवाल तो देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों पर भी लगातार बीजेपी खड़े कर रही है और शायद इनके जो जवाब हैं ये जनता की अदालत में आप लोगों को पूरी तरह देने होंगे। आशीष जी, देखिए अभी कैप्टन जी जो बता रहे थे कि जातिवाद कौन फैलाता है, मुझे बताइए। इनके प्रवक्ता से लेके, इनके नेताओं से लेके, उत्तर प्रदेश से इलेक्शन से लेके, गुजरात के इलेक्शन से लेके, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से इनको एक एक शब्द मैं याद दिलाता हूँ। जातिवाद पर कौन बात करता है? 80-20 की बात कौन कर रहा था उत्तर प्रदेश में? मुसलमानों के वोट हमें नहीं चाहिए, कौन बोलता था? इनसे पूछिए ना। गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री बोलते थे कांग्रेस पार्टी अहमद पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है, मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये किस तरह के शब्द थे? इसका मायना क्या आप निकालेंगे? देखिए, इनके चबाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये कैप्टन जी भी अच्छे से जानते हैं। मोदी जी नाकाम है। हाँ, मोदी जी कामयाब नेता है प्रचार में है, और 2 कपड़े अच्छे पहनकर टेलीप्रॉम्प्टर से लिखा हुआ आईएएस ऑफिसर का भाषण लिखा हुआ, वो भाषण को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, बीच में थोड़ी मिस्टेक कर लेते हैं, अलग चीजें बाद में सुधार लेते हैं। तो ये चीज सच है। आज 8,500 करोड़ के उड़न खटोले में कौन घूम रहा है भाई? कोरोना काल में वो 8,500 करोड़ का आपका जो हवाई जहाज प्रधानमंत्री घूमने के लिए लेके आए थे, आप बताइए ना।
ये वास्को डी गामा जैसा हुआ। वास्को डी गामा एक पूरा समंदर जहाज लेके पूरी दुनिया का भ्रमण लगाए थे। ये हमारे प्रधानमंत्री दूसरे होंगे जो 8,500 करोड़ का, जब जनता रो रही थी, देश डूब रहा था कोरोना काल में, उसी समय में 8,500 करोड़ का प्लेन लगाकर दुनिया का चक्कर लगाने का प्लान बनाया। पूछिए ना इनसे। आज इनको मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ, क्या 200 रुपए किलो तेल नहीं है? आज मुझे बताइए 100 रुपए पर पेट्रोल डीजल नहीं है? आप मुझे बताइए सब्जी है 100 रुपया 80 रुपया नहीं है? आप दूध 70-60 रुपया 65 रुपया दूध नहीं हो गया? आज घर के अंदर बच्चे लोगों का बजट, खाने पीने का जो बच्चे लोगों के ऊपर खर्चा करते थे वो कम नहीं कर दिया। घर के अंदर जो महीने का 4-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा बचता था, वो आज 5,000 रुपया भी बचना मुश्किल हो गया। बात सच नहीं है क्या भदौरिया जी? इसके ऊपर आप नजर डालिए। आप प्रधानमंत्री की बातों पर अपने आप को बचाने की कोशिश मत करिए। कहिए कि हमारे प्रधानमंत्री गलत है और उनके हर बयान झूठे थे। आप मेरे प्रधानमंत्री झूठे हैं ऐसा बोलिए, क्योंकि उनके एक एक वायदे आप देखिए। इनसे अगर पूछोगे, इनके अमित शाह से पूछोगे, तो ये बोलेंगे जुमला हम लोग करते थे और एक प्रचार देने का माध्यम था। अरे भाई, ये कौन सी सरकार है कि भाई मैं बोलूंगा सामने से झूठा और बाद में सरकार में आने के बाद भी बोलूंगा कि मैंने झूठा बोला था? ये जनता के वोटों का आपने अपमान नहीं किया है? आप उत्तर प्रदेश के अंदर 2 किलो चावल देके आप बोलते थे आपने प्रधानमंत्री का नमक खाया है। अरे कौन सा नमक खाया भदौरिया जी? कैप्टन जी बताइए। आज अगर कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है तो उसके साथ में आप सही बात बोलिए। आप अन्याय के साथ मत खड़े रहिए। आप जिस हिसाब से बातें बता रहे हो, अपनी प्रधानमंत्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, उसको बंद करिए। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास भरत जी। पाठक साहब, आपके पास आऊंगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सवाल ये है कि जनता किस पर विश्वास करे ऐसी स्थिति में, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल सीधे तौर पर एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री पे एक घोटाला बता दीजिए आप। आपके हर प्रधानमंत्री चोर थे। कैप्टन साहब आऊंगा मैं। राजीव गांधी ने खुद कहा था कि अगर 100 रुपए भेजता हूँ तो जनता पे पहुंचते कैप्टन साहब 5 पैसे पहुंचते हैं, और हमारे मोदी अगर यहाँ से 2 रुपए ऐसे नहीं। कैप्टन साहब रुक जाइए, एक एक करके रुक जाइए। पाठक जी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है आवाज। क्या करेंगे उसके समान? कैप्टन साहब रुक जाइए, आऊंगा मैं आपके पास, मौका दूंगा पूरा आपको। उनके अंदर काबिलियत नहीं है राहुल गांधी ने। भरत जी और कैप्टन साहब ऐसे नहीं, रुक जाइए एक एक करके। पाठक साहब, आपसे मैंने सवाल पूछा है, आवाज आपको मिल रही है ना? जी हाँ जी बताइए। एक बार सवाल रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा था पाठक साहब, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, उंगलियां उठा रही है, सवाल उठा रही है, लेकिन बड़ा इस सबके बीच में मुद्दा ये है कि जनता किस पर विश्वास करे, जनता किस तरीके से देखे इन तस्वीरों को और स्थितियों को। जो ये तस्वीर आज के दिन दिख रही है, ये कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बड़ा अहम विषय हो जाता है कि किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें, जबकि 2024 सर पर है, धीरे धीरे समय निकल रहा है। देखिए आतिश जी, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, ये उनकी प्रकृति है जी। लेकिन जनता अब पहले वाली जनता नहीं रह गई है जी। गांव के छोटे शहरों कस्बों से लेके हर जगह स्मार्टफोन हर जनता के हाथ में आ चुका है। चाहे वो अनपढ़ भी हो, तो ये जो जितने हम आप बैठ के डिबेट कर रहे हैं वो उनके तक पहुंच जाता है और वो चीजों को समझने लगा है जनता। पहले वाली जनता अगर अनपढ़ थी तो वो पेपर पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन अब जब से टीवी आया है तब से अनपढ़ जनता भी ये सब चीजों में फर्क करना सीख गई है। अच्छा बुरा कौन सी पार्टी कर रही है, इसका एक उदाहरण ये भी मिलता है कि देखिए अभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए थे। यही महंगाई का दौर था, क्योंकि जो यूक्रेन रशिया के लड़ाई के बाद जो पेट्रोल का दाम आसमान छुआ, महंगाई बढ़ी, उसी दौरान ये सब चुनाव हुए हैं। बीजेपी का प्रदर्शन हमने देखा, उसमें अच्छा हुआ और 4 राज्यों में उनकी सरकार आई। कांग्रेस के पास जो इकलौती सरकार थी, एक राज्य पंजाब की, इन 5 राज्यों में से वो भी गंवा दी गई। देखिए जनता जो है चीजों को समझती है,
उनको पता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। यही कांग्रेस पार्टी और जितनी विपक्षी पार्टी है, कोरोना के 3 साल चल रहे हैं, तीसरे ठीक है साल। ठीक है ठीक है पाठक साहब, मुझे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर जाना है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस ने जिस तरह से आज रामलीला मैदान में एक बार फिर से हुंकार भरी है और भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले स्पष्ट तौर पर संदेश देने का प्रयास किया है कि कैसे अब कांग्रेस जो है बीजेपी की नीतियों को लेकर एक बार फिर आक्रामक है। अब इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल बड़ा यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने इन तमाम बातों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, इस पर अब बीजेपी किस तरीके से प्रतिक्रिया देगी। हालांकि सोशल मीडिया में या नेताओं के बयान हैं वो आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आज पूरी रैली के अंदर नफरत, डर, क्रोध, इन शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ। उसके अलावा कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर ये दोहराया कि देश में सिर्फ 2 ही जो बड़े उद्योगपति हैं उनको फ़ायदा देने का काम केंद्र की तरफ से किया जा रहा है और साथ ही साथ किसानों की अनदेखी हो रही है। आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है और जो बीजेपी ने वादे किए थे उनमें से कोई भी ऐसा वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया है या नहीं निभाया है जो आम आदमी के हित में हो। अब ऐसे में जिस तरीके से ये पूरा का पूरा कांग्रेस का एक नया आक्रामक तेवर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर अब चर्चा इस बात की छिड़ गई है कि क्या वाकई में राहुल गांधी कांग्रेस में भी जान फूंक पाएंगे कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। भारत जी, एक चर्चा तो शुरू हो गई है आज दोबारा से, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि दोबारा से कांग्रेस जो है राहुल गांधी को रीलॉन्च करने का काम कर रही है। क्या वाकई में ऐसी कोई स्थिति अंदर खाते हैं या सिर्फ जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन्हीं को उठाने के लिए अब कांग्रेस दोबारा से सड़कों पर नजर आ रही है? आशीष जी, हरदम कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे पे ही तो सवाल उठा रही है। बताइए ना, महंगाई का मुद्दा क्या गलत उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा क्या गलत उठाया। आज इनके प्रवक्ता यहाँ बैठकर बता रहे पिछले जुलाई के अंदर 1.3 करोड़ रोजगार चले गए थे। वो तो हमारा कृषि प्रधान देश है करके 63 लाख रोजगार फिर से उत्पन्न हुए। ये इनको ज्ञान है क्या, जरा पूछिए ना। आज इनके प्रधानमंत्री बोलते थे सिलेंडर का दाम कहाँ से कहाँ, उंगली दिखाते थे, उंगली हाथ ऊपर नीचे करते थे। तो वो बताइए ना सिलेंडर के दाम के बारे में। एक चीज बताइए भारत जी, एक चीज बता दीजिए और समझा भी दीजिए थोड़ा सा कि ये जो राहुल गांधी ने आज बार बार नफरत, डर और क्रोध शब्द का प्रयोग किया, इसके पीछे के मायने क्या थे? किस लिए बार बार इन शब्दों पर फोकस किया जा रहा था, बार बार इनको रिपीट किया जा रहा था? नहीं, आज देश के हालात आशीष जी क्या है आप देखिए। आज हर जगह पे लोगों को, कमजोर लोगों को दबाया जा रहा है। आप देखिए ना, कहाँ नहीं दबाया जा रहा। आप देखिए पिछले काफी दिनों के अंदर आप देखिए किस तरह से सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इनके ही साथ में रहे क्षेत्रीय दल आज इनसे अलग हो गए। इनके ऊपर ही वो आज बोलने लगे कि ये तानाशाहों की सरकार है। आज बताइए ना, ये कांग्रेस पार्टी तो कभी इनका समर्थन नहीं किया, लेकिन आज इनका जो समर्थन करने वाले लोग थे वो भी आज इनसे कटते हुए नजर आ रहे। तो जवाब तो वही जनता को मिल जाता है कि मोदी जी के आक्रामक तेवर की वजह से देश में जो नफरत की आंधी, अभी इनके ही नेता बताइए, कपिल मिश्रा वो और अनुराग ठाकुर का क्या बयान था, गोली मारो सालों को, गद्दारों को, क्या बयान था, वो कपिल मिश्रा का क्या बयान था। इनके ही नेता है बीजेपी के। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री के शब्द बहुत सारे वीडियो उठा के देख लीजिए आप। इनके संबित पात्रा हो गए, बहुत सारे ऐसे इनके प्रवक्ता आ जाते कहीं से, वो मुसलमानों पे, मौलाना पे, ये एकदम तुच्छ जाति का, इस तरह के
प्रवक्ता टीवी पर आकर नेशनल चैनल पर बोलकर चले जाते हैं। तो आज देश के अंदर ये चीज है ना, आज इससे हम लोग इसको नकार नहीं सकते कि मतलब ये चीज नहीं फैलाई जा रही है। आपको ताजा उदाहरण अगर आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी ले लोगे तो 80 और 20 की बात कौन कर रहा था? हमको 80% और 20% किया था, मुसलमान भाई थे हमारे। आज आप इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं? आप बताइए। इनके कार्यकाल में आप देखिए ना, शहनवाज हुसैन किधर है, मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ पर है? आप पूछिए ना इनको पूछिए। अशोक सिंघल ने जो हिंदू महासभा से 1400 से 1500 करोड़ रुपए जब दिए थे आपको राम मंदिर के वो रथ यात्रा के लिए, वो पैसे का हिसाब आपने क्यों नहीं दिया? इनको पूछिए अशोक सिंघल की मौत का आपने क्या जायजा, क्या आपने उसकी जांच करवाई? ये आप ईडी की बात करते हो, सीबीआई की बात करते हो। बीजेपी के नेताओं के उधर क्यों ईडी नहीं जाती है, क्यों सीबीआई नहीं जाती है? मुंबई की महाराष्ट्र की राजनीति में नारायण राणे जैसे बड़े शख्सियत के घर पे क्यों नहीं सीबीआई जाती है? बताइए ना, क्यों नहीं ईडी जाती है? आप खाली टीवी पर बहकर बोल रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कैप्टन साहब। एक सवाल तो बनता है और बड़ा वाजिब बनता है। इसलिए वाजिब है क्योंकि ये देखने में भी आ रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे उन पर किसी तरह के आरोप भी लगे, और राजनीति में अक्सर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता भी रहता है, ये सवाल लगातार कांग्रेस समेत जितने भी बीजेपी के विरोधी दल हैं वो उठा रहे हैं कि बीजेपी या बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं के ऊपर कभी भी कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं करती। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या वाकई में ऐसा कुछ अंदर खाते हैं या सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष रूप से काम हो रहा है? हमने महाराष्ट्र में जांच करवाई तो आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह से 100 करोड़ की वसूली चल रही थी। महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस वहाँ सरकार में थी। जो आज इनके पूर्व 3 मंत्री जेल में बंद है, इनके टाइम के पुलिस कमिश्नर जेल में बंद है, तो वो काय में घोटाले में तो बंद है। जो 100 करोड़ की वसूली करा रहे थे, सरेआम वहाँ वसूली चल रही थी। तो ये गलत है क्या? हमने बंगाल में जांच कराई तो आप देखिए वहाँ से कितना ट्रक भर के रोड निकले थे। क्या ये गलत है? इसी तरह से झारखंड में जो इनका चल रहा है, जहां मैं एक बात आपको विशेष बताना चाहूंगा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन इन्होंने किया है और सबसे ज्यादा देश को कांग्रेस ने ही लूटा है। कांग्रेस ने देश को जिस तरह से लूटा है, शायद तो कोई दुश्मन भी नहीं लूटेगा। और ये सब बात करते हैं भ्रष्टाचार की बीजेपी के नेताओं पे। अरे बीजेपी के नेताओं ने कभी भ्रष्टाचार किया ही नहीं है। हमारी सरकार तो 8 साल से आई है, इससे पहले आपकी सरकार थी। अगर हमारे नेता गलत थे तो आपने क्यों नहीं जांच कराई? आपको कराना चाहिए था। आप क्यों मुंह बंद करके बैठे रहे? और जो हमारे यहाँ आए हैं उन पे आरोप कुछ लगे हैं तो उनके केस बंद नहीं हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। कोर्ट जो उनको पनिश देगा तो उन्हें पनिश मिलेगा और कोर्ट उनको बरी करेगा तो बरी होंगे। उनके कोर्ट केस में चल रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल निराधार होगा कि अपने नेताओं को, हमारे नेताओं का आप सबूत लाइए, उनकी भी जांच होगी। आप कहिए कौन नेता हमारा भ्रष्ट है, सबूत के साथ आइए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि कांग्रेस झूठ के अलावा और कुछ बोलती नहीं है। आप सबूत दिए। भरत जी, सबूत के साथ आना पड़ेगा। हेलो भरत जी, सबूत के साथ आना पड़ेगा। सबूत टीवी पे था महेश शाह का। आशीष जी आप जानते ही है, भजियावाला का, सुरेश भजियावाला का 1100 करोड़ सबूत उस पर ही था। अब गुजरात के अंदर ड्रग्स का अड्डा बन गया। आप बताइए ना, वो जो मुद्रा पोर्ट के ऊपर कम से कम हजारों करोड़ की ड्रग पकड़ा जा रही है, इनसे पूछिए ना। और ड्रग का अभी तक माफिया मिला नहीं है। कौन है माफिया? पूछिए ना इनको। गुजरात के अंदर दारू बैन है और हजारों लोग दारू पी कर मर रहे, सड़ी हुई दारू पी कर। इनसे पूछिए ना वो कौन है? इनकी सरकार है, इनकी पुलिस है, वो भी 25 साल से है। ये दूध के नहाए हुए लोग हैं, ये एकदम दूध के पक्के नहाए हुए लोग हैं। 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं करते। अरे भ्रष्टाचार आप ही करते हो। आपकी पार्टी 5000 करोड़ की पार्टी कैसे बन गई भाई? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हिसाब दोगे? उसको क्यों आरटीआई से बाहर कर दिया? जवाब दे दीजिए कैप्टन साहब, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। जो गुजरात में जो भी ड्रग्स माफिया थे वो कोई हमारे नेता नहीं थे, वो एक माफिया थे, पकड़े गए, जेल में है और उनका जितना उनसे जब्त हुआ है वो सब जब्त हुआ है। उसके बाद भी जांच चल रही है। मगर महाराष्ट्र में तो ये कह रहे थे हमारे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर इनके 3 पूर्व मंत्री जेल में क्यों है? अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो अदालत ने उनको वैसे ही जेल में डाल दिया।
इसी तरह से इन्होंने नेशनल हेराल्ड को जिस तरह से इन्होंने घुमा फिरा के अपने नाम किया है, इसमें जेल में तुम्हारे नेता भी बहुत जल्दी जाने वाले, बचेंगे नहीं, ध्यान कर लें आप। क्योंकि ये आम जनता की संपत्ति है, ये नेहरू गांधी परिवार की बापोती नहीं है जो आपने 5,000 करोड़ की संपत्ति को हड़प कर लिया है। ये जनता देश की निकाल लेगी मुंह में हलक में हाथ डाल के। आप भूल जाइए, आप भ्रष्टाचार करोगे, आप देश का पैसा लूटोगे, आपकी 100 बार जांच होगी और आपको जेल भी जाना पड़ेगा, आपको कोई नहीं बख्शेगा। और हमारे नेता, अगर आपको लग रहा है कि कहीं भ्रष्ट हैं, उन्होंने कहीं गबन किया है, बिल्कुल सबूत लाइए, उनके ऊपर जांच होगी। और हमारी सरकार तो 8 साल आई है, सरकार तो आपकी पहले थी। ठीक है। पहले अगर आपको हमारे नेता कुछ लग रहे थे, आप जांच कराते, उनको जेल में डालते। ठीक है भदौरिया जी, मैं आपके पास और भरत जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अब पाठक साहब के पास जाना है। पाठक साहब, राहुल गांधी ने आज एक सवाल जरूर उठाया, वो जनता से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, मुद्दा है महंगाई का। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं और लगातार ये लोगों का फीडबैक भी आ रहा है कि जिस तरीके से महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और ऐसे में आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आमदनी कम है और खर्चे कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि केंद्र को इस पर कोई तुरंत एक ऐसी नीति बनाने की ज़रूरत है कि महंगाई पर रोक लगे और रोक के साथ साथ जो आम वर्ग है वो परेशानियों से बचे? देखिए आशीष जी, सबसे पहली बात है, महंगाई समस्या है। महंगाई आज देश के सामने सुरसा की तरह मुंह फाड़ के खड़ी है। बहुत बड़ा मुद्दा है, पीछे कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही। बीजेपी को इनको नाको दम कर देना चाहिए था पार्लियामेंट में जब सेशन चल रहा था। देखिए, पार्लियामेंट का सेशन साल में 3 ही बार लगता है, लेकिन अगर आप उठा के देखेंगे रिपोर्ट, पिछले तीनों सेशन का, बजट सेशन हो, मानसून सेशन हो, उससे पहले विंटर सेशन हो, किस तरीके की इन्होंने हंगामे की भेंट चढ़ाई, टैक्स पेयर्स की मनी को बर्बाद करवाया। पार्लियामेंट में कोई काम सरकार को नहीं करने दिया। कोई भी बिल पास होता है, सरकार ध्वनिमत से पास करवा देती है। ये कंस्ट्रक्टिव चर्चा नहीं करते हैं, बाद में रोड पे आके हंगामा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं। महंगाई एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, सरकार हर संभव भरसक प्रयास कर रही है। अभी की जो महंगाई आई है आशीष जी, वो कुछ वैश्विक कारणों से भी है। आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, अमेरिका जैसा विकसित देश पिछले 40 वर्षों में जितनी महंगाई नहीं थी उतना आज अमेरिका में है। 9% के इन्फ्लेशन से वो चल रहा है। उनके जो सेंट्रल बैंक का एक चीज और पाठक साहब, आप बार-बार मुझे समय नहीं दे रहा है मेरी बात पूरा करने का, बीच में मुझे रोक दे रहे हैं। आप बताइए। मुझे 20 सेकंड दीजिए, बात पूरा करने दीजिए। कीजिए। वही हाल अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है विश्व में 5वें नंबर पे आ गई है। यूके, जो इंग्लैंड है, वहां भी महंगाई अभी चरम सीमा पे है। पिछले 40 वर्षों में सबसे ज्यादा महंगाई है। हमारे भारत देश में 60% तक इन्फ्लेशन पहुंच गया था, लेकिन सरकार ने मेजर्स लिया, सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट घटाए और वो घट के 6.7 या 2% पे आ चुका है। तो सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अगर पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटा रही है तो बाकी के स्टेटों को भी घटाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो। आप एक कंपैरिजन करके देख ले, यूपी में जो पेट्रोल का प्राइस है डीजल का, राजस्थान में उससे ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में आपको उससे ज्यादा मिलेगा। कुछ ऐसे बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्य भी मिल जाएंगे जिन्होंने उनको कम नहीं किया है। तो अगर महंगाई पे सचमुच काम करना है तो उसमें विपक्ष को भी आगे आना पड़ेगा। जहां जहां विपक्षी पार्टियां राज्य में शासन कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को बैठ कर इसका हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, केवल हंगामा एक चीज और बता दीजिए पाठक साहब, एक चीज और बता दीजिए। राहुल गांधी वैसे तो अक्सर कहीं ना कहीं अपनी हर सभा में ये कहते हुए नजर आते हैं कि केंद्र की जो सरकार है
वो कुछ चुनिंदा घरानों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन आज स्पष्ट तौर पर एक बार फिर उन्होंने ये दोहरा दिया कि 2 ही उद्योगपति हैं पूरे देश में जिनके कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो पहुंचाया जा रहा है। तो ये बार बार राहुल गांधी जो 2 उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? देखिए आशीष जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। हमारे देश का ग्रांड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी है। चाइना हमारा शत्रु नंबर 1 है और उसके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सोनिया गांधी जी भी होती है, राहुल गांधी जी। क्या सेक्रेट डील साइन करते हैं, जरा बताइए। सरकार लेवल पे बात होती है। अभी भी बीजिंग के चाइना के प्राइम मिनिस्टर से हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी मिलेंगे, वो सरकार लेवल पे बात हो। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे भारत के, और बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता आपके डिबेट में एक चीज कहते हैं, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर। अरे प्राइम मिनिस्टर देश का होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसका भी शासन हो, प्राइम मिनिस्टर देश का होता है। रही बात राहुल गांधी जी का ये कहना कि 2 उद्योगपति, देखिए अभी हमारी जो सरकार है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से जूझ रही थी। विलफुल डिफॉल्टर जो अपने आप को दिवालिया जबरदस्ती कोर्ट से घोषित करवा के बैंक के लोन को हड़प लेना चाहते थे, ऐसे लोगों पे 2015 से लेकर आज 2022 में कार्रवाई हुई है। 6.41 लाख करोड़ सरकार ने उससे पैसे निकलवाए हैं। और ये जितने भी विलफुल डिफॉल्टर हैं, इन सबों ने लोन यूपीए सरकार के समय लिया था। विजय माल्या जो विलफुल डिफॉल्टर होकर भाग गया, किसके समय में लोन लिया? यूपीए सरकार के समय में। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी ने किसने के समय में लोन लिया था? यूपीए के सरकार में। जितने भी लोन डिफॉल्टर आपको आ रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार सब सारे खंगाल रही है मामले को, तो निकल के सामने आ रहे हैं। और इनको अगर लगता है, देखिए अगर देश में उद्योगपति नहीं होंगे तो आप हम सभी जानते हैं कि देश क्या चल पाएगा। सरकारी नौकरियां कितनी होती है, डेटा उठा के देख लीजिए। जब 10 साल में यूपीए ने कितना दिया। जो उद्योगपति है हमारे देश के, हमारे इकोनॉमी के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। चाहे वो रतन टाटा जी हो, पहले टाटा बिरला ग्रुप बोला जाता था, आज अंबानी अडानी बोला जा रहा है। ये हमारी इकोनॉमी के बैकबोन है। ये कितने एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार के जो अवसर पैदा कर रहा है भारत के युवाओं के लिए, ये चीज कांग्रेस पार्टी नहीं दिख रही है। क्या कांग्रेस पार्टी को जब उसकी सरकार थी तो उद्योगपतियों से उनको चंदा नहीं मिलता था? क्या ये कोई नई बात है क्या? ठीक है भरत जी, जवाब दे दीजिए। बात करोगे भरत जी? हाँ, जवाब दे दीजिए। हाँ आशीष जी, देखिए ये जिस हिसाब से बता रहे हैं कि जितने भी लोग थे, किसको पकड़ के लाए भाई आपने? ये डीजीसीपीआर घोटाला कहाँ हुआ? इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था, कहाँ हुआ बताइए? और 25 साल से वहाँ शासन था, 5 बार 4 बार के आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे वहाँ के। इनको पूछिए ना, सब खंगालिए ना वहाँ का, वो कहाँ का घोटाला था। आज आप हमसे सवाल पूछोगे, नोटबंदी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा अगर उसको खंगाला जाएगा तो। आप बताइए ना, वो जो आप जो बात करते थे कि देश में विदेश से जितना पैसा आएगा 15-15 लाख यूं ही मिलेगा, बताइए ना भाई मुझे कि वो लोगों के नाम भी आप उजागर नहीं कर पाए। 15 लाख तो दूर की बात हो, तो जुमला बता दिया आपने। ये झूठा वादा नहीं था। आपके प्रधानमंत्री बहुत सारी चीजें बोलते थे, कोसते थे कि केंद्र की सरकार यहाँ पर अहमद पटेल को गुजरात के अंदर रहते हुए मुख्यमंत्री बनाना चाहते। ये जातिवाद नहीं था। गुजरात आज सुप्रीम कोर्ट में आपने यूयू ललित, जो अमित शाह के पहले वकील रहा करते थे, आज उनको आपने 3 महीने के लिए चीफ जस्टिस बनाकर गुजरात बंद के सारे बंद करवा दिए। ये क्या किया आपने? आप प्रधानमंत्री 15 अगस्त को जब देश के यहाँ से नारी शक्ति की बात कर रहे थे और उसके दूसरे दिन ही उस बिल्किस बानो के रेप केसेस के 11 लोगों को स्वागत के साथ छोड़ा गया, मिठाई खिला के छोड़ा गया। तो ये महिला की सशक्तिकरण करोगे आप? महिला को आप ताकत दे रहे हो आप?
क्या बात कर रहे हो आप? एक सिस्टा सीतलवाड़ को आप माफ नहीं कर पा रहे, छोटा सा एनजीओ चला रही थी, और वो जो गरीब लोग थे, जो दंगे के पीड़ित थे, उनका केस लड़ रही थी। आज आप उनको टारगेट कर रहे हो। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये बौखला गए हैं। ये झूठे इनके प्रवक्ता है, ये इनके झूठे प्रधानमंत्री है, और ये झूठे लोग हैं। इनको झूठी बातों के सिवा कुछ नहीं आता है। अगर इनसे मैं पूछ लूं कि भाई मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि प्रधानमंत्री ने कहते थे कि नहीं महंगाई मुद्दा था कि नहीं, बोल दीजिए प्रधानमंत्री बोलते थे कि नहीं। आज टीवी चैनल पर, आपके चैनल पर बैठकर बता देंगे कि आप प्रधानमंत्री बोलते थे महंगाई मुद्दा है, तो आज क्यों मुद्दा नहीं है? आज अगर एक कांग्रेस का नेता है, सशक्त नेता जिससे पूरा विपक्ष कांपता है, पूरा पक्ष कांपता है, अगर ये कांपते नहीं होते, राहुल गांधी से अगर इनको तकलीफ नहीं होती, तो बार बार राहुल गांधी का नाम ले लेकर क्यों ये तकलीफ में आते? अगर मुझे कोई आदमी पसंद नहीं है तो मैं उनका नाम क्यों लूंगा? जब उसकी कोई मार्केट में इमेज नहीं है तो मैं क्यों नाम लूंगा आशीष जी? तो ये इनको मालूम है कि यही आदमी है जो मोदी जी को कहीं ना कहीं अपने बेड़ा घर के अंदर लेके जा सकता है, जो 7 साल के अंदर देश को डुबाने का काम किया है अपने तानाशाही से और सूट-बूट की सरकार, ये सूट-बूट की सरकार जो चला रहा है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सच बात कही है, आज कोई गलत बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि 2 लोगों की सरकार है और 2 उद्योगपतियों की सरकार है। आज बताइए ट्रेन अडानी को दिया कि नहीं? आज प्लेटफॉर्म सब देने जा रहे हैं कि नहीं? एक प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ तक सुनने में आ गया कि भाई जो वेटिंग रूम होते हैं उसके भी 30 रुपया चार्ज लिया जाएगा। आज ट्रेनों से, ट्रेनों के अंदर जो मुसाफिर जाते हैं उनसे 30 रुपया चार्ज लिया जाएगा घंटे के हिसाब। आप बताइए ठीक है कैप्टन साहब, जवाब दे दीजिए। कहीं ना कहीं सवाल फिर गंभीर खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, और ये भी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि शायद राहुल गांधी से बीजेपी घबरा रही है, इसीलिए तिलमिलाहट में ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं। देखो असली सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी को हम हमारी बीजेपी तो छोड़ो, देश ही उनको नेता नहीं मानता, ना ही उनके अंदर नेता वाले कोई गुण हैं। कांग्रेस के लिए तो वो सर्व जो कुछ है वो तो सब कुछ दुनिया जानती कि कांग्रेस क्या क्या मानती है उनको। कांग्रेस बार बार जब उनको अध्यक्ष बना सकती है, उनसे अच्छा, उनसे बुद्धिजीवी, उनसे बुद्धिमता, उनसे होशियार, उनसे पढ़ा लिखा कांग्रेस के अंदर कोई है ही नहीं, सिवाय राहुल गांधी है जो कुछ है। तो वो कुछ भी मान ले, देश राहुल गांधी को एक काउंसलर की बराबर भी नहीं मानते, क्योंकि उनके अंदर काउंसलर फिर भी एक बहुत बुद्धिजीवी समझदार होता है, अपने क्षेत्र का, अपने जहां का भी होता है विकास कराता है। राहुल गांधी के अंदर वो चीज नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए बीजेपी, राहुल गांधी तो छोड़ो, पूरी कांग्रेस से घबराना तो बहुत बड़ी बात है। हम इनको कुछ मानते ही नहीं है, क्योंकि आज ना इनके पास नीति है, ना नेता है, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। नैतिकता इनके पास छूके नहीं रही है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी ये कह रहे थे तीर्था सीतलवाड़ के, तीर्था सीतलवाड़ जितनी फ्रॉड लेडी मैंने नहीं देखी है। इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, किस तरह से फर्जी सबूत लेके और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, और वो 15 साल कोर्ट में केस इन्होंने लटका के रखा। वो केस किसके टाइम दर्ज हुआ था? जब सरकार इनकी केंद्र में कांग्रेस की थी, उस टाइम उनको उनके बढ़ते हुए प्रभार को माननीय नरेंद्र मोदी जी के को दबाने के लिए, उनके सम्मान को खराब करने के लिए तीर्था सीतलवाड़ जैसी जो है ना, समाप्त कीजिए कैप्टन साहब जल्दी से, मेरे को फाइनल कमेंट लेने हैं क्योंकि मेरे पास वक्त का अभाव है बहुत ज्यादा। अब एक जने को आप इतना बुलवा दोगे, हमें समय नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? आपको पूरा समय दिया है, आपको पूरा समय दिया है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए कह रहा हूँ कि आप जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिए। तो तीर्था सीतलवाड़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि तीर्था सीतलवाड़ जैसी तो जेल में होना चाहिए, जिन्होंने फर्जी सबूत पेश किए, और जो है ना 15 साल इस केस को जिंदा रखा गया, जबकि इस केस में कुछ था ही नहीं, और ये तीर्था सीतलवाड़ की बात कर रहे हैं। तो ये तो करेंगे, तो इनके तो प्रोजेक्ट, तीर्था सीतलवाड़ के खाते में कितना कांग्रेस ने पैसा ट्रांसफर किया वो पूरा ईडी ने खोज के निकाल लिया है। आज तीर्था सीतलवाड़ को आप जानते हैं, बंबई के अंदर अमिताभ बच्चन के बगल वाला बंगला है उसका, उसके पास कोई आय स्रोत नहीं थे। ये बंगला कहां से खरीदा था? कांग्रेस ने दिया था खरीद के, कि आप झूठे सबूत पेश करिए, हम आपको सबूत देंगे। तो तीर्था सीतलवाड़ जैसे इनके पास जाने कितने हैं, तो इन्होंने झूठ की राजनीति करी है और देश को लूटा है, इसके अलावा और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। ठीक है सर्वेश्वर जी, फाइनल कमेंट दे दीजिए, 30 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं दे पाऊंगा। देखिए आशीष जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को चाहे कितना भी प्रोजेक्ट कर ले, अगर उनसे बेसिक नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तो वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते देश के।
करना चाहिए, पहले अपने पार्टी को ठीक करना चाहिए, फिर देश में भारत जोड़ो का यात्रा करना चाहिए। पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर ले, उसके बाद वो विपक्ष के बीजेपी के सामने 2024 में सशक्त रूप में खड़ा होने की एक उम्मीद जगा सकता है। ये भारत जोड़ो ठीक है भारत जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, समय नहीं है बिल्कुल भी, बहुत जल्दी से। मैं आशीष जी, मैं इतना कहूंगा, विश्लेषक को बुलाइए तो प्रॉपर विश्लेषक को बुलाइए, न कि वो फर्जी डिग्री वाले प्रधानमंत्री के जैसा विश्लेषक यहाँ आके बैठ जाए और कुछ भी अनबन बोलते रहे। निष्पक्ष बात ही हम करवाना पसंद करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का एएनबी न्यूज के इस मंच पर जुड़ने के लिए। राष्ट्र धर्म में मेरे साथ आज इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।